everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter glycolysis. In my previous lecture we have discussed in detail about the glycolytic pathway. So in glycolysis, one molecule glucose is converted into 2 molecule pyruvate. 1 molecule glucose 2 molecule pyruvate में कन्वर्ट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और ये टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, और ईच स्टेप्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है इन आवर लास्ट लेक्चर. अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो पायरुवेट बना है ग्लूकोज से, ये पायरुवेट का फेट क्या है अंडर एरोबिक कंडीशन एज वेल एज अंडर एन एरोबिक कंडीशन. क्या पायरुवेट का फेट एरोबिक कंडीशन एंड एनारोबिक कंडीशन में सेम होता है या डिफरेंट होता है? एंड आंसर इज पायरुवेट का फेट एरोबिक कंडीशन में एंड एनारोबिक कंडीशन में डिफरेंट होता है. So in this lecture we will discuss about the fate of pyruvate under an aerobic condition, that is fermentation. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is fate of pyruvate under an aerobic condition, that is fermentation. So fate of pyruvate के पहले हम थोड़ा ग्लाइकोलिसिस को रिवाइज कर लेते हैं. ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो ये टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, और ये 10 स्टेप्स क्या है? सारे के सारे स्टेप्स एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं. फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, और इस रिएक्शन में एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन बोलते हैं. और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज हेक्सोकाइनेज. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनते हैं, और इस रिएक्शन में भी एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेकेंड फॉर्मिंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस. और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को PFK1 भी बोलते हैं. एक और भी होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, दैट इज PFK2. PFK2 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनाता है. फिर PFK1 क्या करता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाता है. एंड दिस एंजाइम इज रेगुलेटरी एंजाइम इन द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, बिकॉज दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस. क्यों? क्योंकि एक बार फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाता है तब इसका डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इंटर करना होता है. वहीं पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का अदर पाथवे में भी इंटर करता है. लेकिन फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जैसे ही बनेगा ये डिटरमाइंड हो जाता है फॉर द फर्दर स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस. नाउ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की अगर बात करें तो ये क्लीव करता है, और क्लीवेज के बाद ये 2 कंपाउंड बनाते हैं. फर्स्ट वन इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सेकंड वन इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एल्डोलेज. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है. इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का क्लीवेज होता है, और ये क्या बनाता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. सो ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस टर्म ही इस स्टेप पे दिया गया है. ग्लाइकोस मींस क्या होता है? ग्लाइकोस मींस होता है शुगर. लाइसिस मीन्स क्या होता है? लाइसिस मीन्स होते हैं स्प्लिटिंग. सो ग्लाइकोलिसिस मीन्स क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ शुगर. एंड ग्लाइकोलिटिक क्योंकि 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, और इस स्टेप में फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का स्प्लिटिंग होता है. एंड फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्या है? शुगर. सो यहाँ पे शुगर की स्प्लिटिंग हो रही है. सो दिस इज द स्टेप जिसके बेसिस पे ग्लाइकोलिसिस का नाम पड़ा है ग्लाइकोलिसिस.
अब ये जो दो कंपाउंड बने हैं आफ्टर स्प्लिटिंग, यहाँ पे बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है कि इन दो कंपाउंड में से सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड जाता है फर्दर पाथवे में। फर्दर पाथवे में कौन सा? फर्दर ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, और वो कौन सा जाता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है। सो अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बने हैं इसका क्या होगा? सो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। और इस आइसोमेराइजेशन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। सो अब हमारे पास कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है? 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, और दोनों के दोनों ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इंटर करेंगे ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है किस चीज में? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। किस चीज में? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। अब इस कन्वर्शन में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। पहला तो होगा ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है क्या? फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन। सो ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन दो तरह के रिएक्शन है जो इस स्टेप में होते हैं। ऑक्सीडेशन की बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है और ये क्या बनाता है? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का पहले ऑक्सीडेशन होगा तो किसी न किसी का रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा? NAD+ का, और NAD+ 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन लेके रिड्यूस होता है और ये NADH बनाता है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है तो कितने मॉलिक्यूल NADH बनेंगे? ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल NADH बनेंगे। नाउ फॉस्फोराइलेशन कैसे होगा? फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट ग्रुप डोनर कौन होगा? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप डोनर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, ATP नहीं होता है। सो आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा किस चीज में? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। और ग्लाइकोलिसिस का ये सिंगल स्टेप है जहां पे ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन दोनों होते हैं। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। नाउ अब ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, ये कन्वर्ट होगा किस चीज में? 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट ग्रुप क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। सो यहाँ पे ADP का फॉस्फोराइलेशन होता है और वो ATP बनता है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है तो दोनों से एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गए और वो 2 ADP मॉलिक्यूल को ATP में कन्वर्ट करेगा। एंड दिस स्टेप इज फर्स्ट फॉर्मिंग रिएक्शन, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है जहां पे ATP की सिंथेसिस हो रही है। और इस स्टेप को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा है और ADP को फॉस्फोराइलेट कर रहा है। सो दिस स्टेप इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नाउ 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्शन होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहे हैं चेंज इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन है? फंक्शनल ग्रुप इज फॉस्फेट। सो फॉस्फेट का पोजीशन चेंज हो रहा है, और जब पोजीशन चेंज होते हैं उस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं म्यूटेज। So this reaction is catalyzed by phosphoglycerate म्यूटेज। नाउ 2-फॉस्फोग्लिसरेट से डिहाइड्रेशन होते हैं और वो क्या बनाता है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड एंजाइम इज इनोलेज। अब ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से क्या बनेगा? पाइरुवेट। और यहाँ पे भी ATP की सिंथेसिस हो रही है और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा उसको बोलते हैं पाइरुवेट काइनेज। एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस जहाँ पे ATP की सिंथेसिस हो रही है। So this is second ATP forming reaction and again this is substrate level phosphorylation, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहे हैं और ATP को फॉस्फोराइलेट और ADP को फॉस्फोराइलेट कर रहा है और ATP की सिंथेसिस हो रहा है। सो ग्लाइकोलिसिस में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज किस चीज में कन्वर्ट होगा?
2 मॉलिक्यूल पायरूवेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज की अगर बात करें तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरूवेट की अगर बात करें तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है। अब सवाल ये है कि ये जो पायरूवेट बना है, इस पायरूवेट का फेट क्या होगा अंडर एरोबिक कंडीशन एज वेल एज एन एरोबिक कंडीशन। सो पहले हम फेट ऑफ पायरूवेट देखते हैं अंडर एन एरोबिक कंडीशन। सो फेट ऑफ पायरूवेट अंडर एन एरोबिक कंडीशन की अगर बात करें तो एन एरोबिक कंडीशन के पहले एरोबिक कंडीशन पे आते हैं। एरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज से पायरूवेट बनेगा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। अब ये पायरूवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है। दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, दिस इज 2 कार्बन कंपाउंड। सो पायरूवेट में से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो गया। दूसरा क्या बचा, एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि 2 कार्बन है। एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ इंटर करेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में, और सिट्रिक एसिड साइकिल में 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं। मींस एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो गया। अब इस रिलीज में 2 तरह के कंपाउंड बनते हैं, एक तो NADH बनता है और दूसरा FADH2 बनता है। अब ये जो NADH है और FADH2 है ये रीऑक्सीडाइज होते हैं। NADH रीऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, NAD प्लस, एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जब NADH NAD प्लस में ऑक्सीडाइज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ऑक्सीजन, और ये वाटर बनाता है। क्या बनाता है, वाटर बनाता है। सो दिस इज द फेट ऑफ पायरूवेट अंडर एरोबिक कंडीशन। सो एरोबिक कंडीशन में हमें 2 चीज पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड सेकेंड वन इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सेकेंड वन क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये दोनों टॉपिक को हम इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ फेट ऑफ पायरूवेट अंडर हाइपोक्सिक कंडीशन या एनारोबिक कंडीशन। हाइपोक्सिक मीन्स ऑक्सीजन लेस मीन्स एनारोबिक कंडीशन। सो एनारोबिक कंडीशन में भी ग्लाइकोलिसिस होता है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के किसी भी स्टेप में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मीन्स कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक कंडीशन में भी होता है, एनारोबिक कंडीशन में भी होता है। सो ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरूवेट, और जब ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है तो NADH बनता है। लेकिन ये पायरूवेट सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर नहीं करेगा। तो सवाल यहाँ पे ये है कि जब पायरूवेट सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर नहीं करेगा तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी नहीं होगा। तो ये NADH जो बना है इसका रीऑक्सीडाइज कैसे होगा, NADH NAD प्लस में कन्वर्ट कैसे होगा। और अगर NADH NAD प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। सो एनारोबिक कंडीशन में NAD प्लस को रीजनरेट करने के लिए अदर वे होते हैं, और वो क्या होता है, 2 वे होता है। एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एन एरोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन में जब ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करते हैं उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। सो पायरूवेट का फेट है अंडर एनारोबिक कंडीशन, वो क्या है, एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है और दूसरा इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन है। नाउ आते हैं पहले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की अगर बात करें तो ये कहाँ होता है, फर्स्ट वन इज द एक्टिव स्केलेटल मसल। एक्टिव स्केलेटल मसल ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होते हैं। सेकेंड वन इज द एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स एरोबिक कंडीशन में भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है। क्यों, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, और जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। अब सवाल यह है कि होता कैसे है। सो ग्लूकोज से बना क्या, पायरूवेट। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरूवेट बने, और जब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरूवेट बनता है तो 2 मॉलिक्यूल NADH भी बनता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और वो कौन से स्टेप में बनता है, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होते हैं किस चीज में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है किस चीज में, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। किस चीज में, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट
1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो 2 मॉलिक्यूल NADH बनता है। 2 मॉलिक्यूल क्यों बनता है? एक मॉलिक्यूल जब कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में तो 1 ही NADH बनते हैं, लेकिन क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है फ्रॉम द 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज। सो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। इट मीन्स कि 2 मॉलिक्यूल NADH बनेगा। अब ये NADH NAD+ कैसे बनाएगा? सो पाइरूवेट रिड्यूस होके क्या बनाता है? लैक्टेट बनाता है। पाइरूवेट का जब रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? लैक्टेट बनेगा, और जब इसका रिडक्शन होगा तो NADH का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और NADH का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? NAD+। सो दिस इज द पाइरूवेट। पाइरूवेट के सेकेंड कार्बन पे क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप है। सो ये कार्बोनाइल ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ L-लैक्टेट। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पाइरूवेट से क्या बनता है? L-लैक्टेट बनता है, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑब्वियसली पाइरूवेट का रिडक्शन होगा तो किसी न किसी का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? NADH का होगा। NADH ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा? NAD+। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एक स्टेप में पाइरूवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होते हैं, एंड द एंजाइम इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट फॉर्म्ड बाय एक्टिव स्केलेटल मसल और इरिथ्रोसाइट रिसाइकल्ड होता है। जो इरिथ्रोसाइट या एक्टिव स्केलेटल मसल से जो लैक्टेट बना उसका क्या फेड होगा? वो रिसाइकल होगा। रिसाइकल कैसे होगा? ये ब्लड से लीवर में जाएगा। लैक्टेट कहाँ जाएगा? ब्लड से लीवर में जाएगा, और लीवर में लैक्टेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग द रिकवरी फ्रॉम स्ट्रेनस मस्कुलर एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो व्हेन लैक्टेट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज ड्यूरिंग विग्रस मसल कॉन्ट्रैक्शन, the acidification that results from ionization of lactic acid in muscle and blood limits the period of vigorous activity। और ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नाउ द सेकेंड वन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसको इथेनॉल फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बेसिकली इथेनॉल बनता है, इसीलिए इथेनॉल फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इथेनॉल फर्मेंटेशन किस में होता है? ईस्ट में होता है एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। और इसमें होता क्या है? इसमें जो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पाइरूवेट बना है वो पाइरूवेट पहले एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। किस चीज में? पाइरूवेट पहले एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एंड द एंजाइम इज पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज। अब यहाँ पे को फैक्टर यूज होते हैं, एंड द को फैक्टर इज थियामिन पाइरोफॉस्फेट। पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज के लिए मेटल आयन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर एक्टिविटी, एंड दैट मेटल आयन इज मैग्नीशियम आयन। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्लाइकोलिसिस में मैक्सिमम एंजाइम की एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज के लिए भी मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, और इस रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो पाइरूवेट किस चीज में कन्वर्ट हुआ? एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। अब इस एसिटल्डिहाइड का क्या होगा? रिडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। सो एसिटल्डिहाइड इथेनॉल में कन्वर्ट होते हैं, एंड इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एसिटल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या बना रहा है? इथेनॉल। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी न किसी का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन होगा NADH का, जो कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू जनरेट हुआ है।
NADH का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस चीज में कन्वर्ट होगा, NAD+ में कन्वर्ट होगा। सो इथेनॉल फर्मेंटेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले पाइरुवेट से एसिटल्डिहाइड बनेगा एंड एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल बनेगा। सो दिस इज द स्टेप फॉर द कन्वर्शन ऑफ पाइरुवेट टू इथेनॉल। सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पाइरुवेट बाय ग्लाइकोलिसिस एंड पाइरुवेट इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पाइरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है एंड दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन catalyzed by pyruvate decarboxylase and this reaction is a simple decarboxylation। इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए जो इंजाइम रिस्पॉन्सिबल है पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, दिस इंजाइम रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आयन एंड थियामीन पाइरोफॉस्फेट एज ए कोफैक्टर। सो पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन एंड टाइटली बॉन्ड इंजाइम थियामीन पाइरोफॉस्फेट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एसिटल्डिहाइड reduced to ethanol through the action of alcohol dehydrogenase with the reducing power furnished by NADH derived from dehydrogenation of glycerol 3-phosphate and this reaction is a well studied case of hydride transfer from NADH। So this is all about ethanol fermentation। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तरह यहाँ पे भी नो नेट चेंज इन द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन एटम्स व्हेन ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू 2 इथेनॉल एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड। इन ऑल फर्मेंटेशन रिएक्शन कार्बन हाइड्रोजन रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिमेन सेम। Pyruvate decarboxylase is present in brewers and baker's yeast and in all other microorganisms that ferment glucose to ethanol, including some plants. Alcohol dehydrogenase is present in many organisms that metabolize ethanol including humans. In human liver, it catalyzes the oxidation of ethanol either ingested or produced by intestinal microorganisms with the concomitant reduction of NAD+ to NADH and this is the alcohol dehydrogenase reaction mechanism and alcohol dehydrogenase के लिए जो मेटल आयन रिक्वायर्ड है that is जिंक आयन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए जो मेटल आयन रिक्वायर्ड है फॉर देयर एक्टिविटी वो कौन सा है, वो है जिंक आयन। जिंक आयन एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होता है। किसके एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होता है। अब इस जिंक आयन का काम क्या है, ये जो जिंक आयन है इस कार्बोनाइल ग्रुप को क्या करता है, एसिटल्डिहाइड के कार्बोनाइल ग्रुप को पोलराइज करता है। क्या करता है, पोलराइज करता है और ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है। किस चीज में, हाइड्राइड आयन के ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है और ये फाइनली क्या बनाता है, इथेनॉल। सो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में बस आपको 2 ही पॉइंट याद रखना है। पहला, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए कौन से मेटल आयन की रिक्वायरमेंट है और कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सो जिंक आयन इज द मेटल आयन जो कि रिक्वायर्ड है इनकी एक्टिविटी के लिए और दूसरा, इस रिएक्शन में हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है, देन एसिटल्डिहाइड से क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, क्योंकि पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज के लिए कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी दैट इज थियामीन पाइरोफॉस्फेट। थियामीन पाइरोफॉस्फेट इज TPP। थियामीन पाइरोफॉस्फेट क्या करता है, एक्टिव एसिटल्डिहाइड ग्रुप को कैरी करता है। TPP की अगर बात करें तो ये डिराइव होता है किस चीज से, विटामिन B1 से। ह्यूमन डाइट में विटामिन B1 की डिफिशियंसी से क्या होता है, बेरी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स दैट इज स्वेलिंग, pain, paralysis and ultimately death. Thiamine pyrophosphate plays an important role in the cleavage of bonds adjacent to carbonyl group such as decarboxylation of alpha ketoic acid and in chemical rearrangements in which an activated acetaldehyde group is transferred from one carbon atom to another. थियाजोलियम रिंग इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ TPP। क्या है,
thiazolium ring is functional part of TPP and has relatively acidic proton at carbon number 2. Loss of this proton produces carbanion, that is active species in TPP dependent reaction. Carbanion readily adds to carbonyl group and the thiazolium ring is thereby positioned to act as electron sink that greatly facilitates the decarboxylation catalyzed by pyruvate decarboxylase. So this is the reaction mechanism of pyruvate decarboxylase. This is the thiamine pyrophosphate. thiamine pyrophosphate का ये thiazolium ring है. thiazolium ring के कार्बन नंबर 2 जो है वो काफी एक्टिव होता है. क्या होता है? इट इज द रिएक्टिव कार्बन. thiazolium ring का जो सेकेंड नंबर कार्बन होता है वो रिएक्टिव कार्बन होता है. एंड दिस इज हाइड्रोक्सी इथाइल थियामिन पायरोफॉस्फेट जो कि एक्टिव एसिटल्डिहाइड प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज. सो टीपीपी कार्ब एनायन एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीपीपी कार्ब एनायन. ये जो कार्ब एनायन है ये क्या करता है? पायरुवेट के कार्बोनाइल कार्बन पे क्या करता है? अटैक करता है. क्या करता है? पायरुवेट के कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है. देन डीकार्बोक्सिलेशन. Then the next step is decarboxylation. Decarboxylation क्या होता है? Removal of carbon dioxide. जब decarboxylation होता है तो ये जो कार्बन आयन प्रोड्यूस करता है that is stabilized by thiazolium ring. And the third step is protonation. So protonation के बाद क्या बनता है? हाइड्रोक्सी इथाइल TPP. अब ये जो हाइड्रोक्सी इथाइल TPP बना है इसके बाद एसिटल्डिहाइड रिलीज होगा. क्या होगा? एसिटल्डिहाइड रिलीज होगा एंड ए प्रोटॉन डिसोसिएट्स टू रीजनरेट द कार्ब एनायन. और इसी तरह से फर्दर सेम स्टेप रिपीट होंगे फॉर द नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड. एंड दिस इज द सम एंजाइम्स जो कि टीपीपी डिपेंडेंट है. फर्स्ट वन इज द पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज जो कि इथेनॉल फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व है. सेकेंड वन इज द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि लिंक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है. और इस एंजाइम को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सिट्रिक एसिड साइकिल पे आएंगे क्योंकि एरोबिक कंडीशन में जो पायरुवेट होता है वो पहले एसिटाइल को एंजाइम में बनाता है एंड देन सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है. सो दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर formation of acetyl coenzyme from the pyruvate and this is the bond जो कि क्लीव होता है. थर्ड वन इज द ट्रांसकीटोलेज जिसके लिए टीपीपी डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं दैट इज कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. सो ट्रांसकीटोलेज कहाँ पे काम करता है? ट्रांसकीटोलेज काम करता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में और यहाँ पे दिस बॉन्ड इज क्लीवेबल बॉन्ड. So this is all about fate of pyruvate under anaerobic condition, that is lactic acid fermentation as well as alcoholic fermentation. And in my next lecture we will discuss about the gluconeogenesis. So stay tuned for this lecture and if you have any doubt and query please leave comment in the comment section and please do not forget to subscribe our amazing channel.